Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we will also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331-4444, 2331-0464. Please prefix STD code of Delhi 011. I am Harsh Ranjan and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ हर्ष रंजन। FPI's investment in debt market jumped to over 6-year high at nearly 20,000 crore rupee in January. Global crude oil prices registered biggest weekly decline since November, and Bangladesh to import 34,000 tons potatoes from India. जनवरी में भारत के ऋण बाजार में विदेशी निवेश लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। ये 6 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में नवंबर के बाद से सबसे बड़ी गिरावट और बांग्लादेश भारत से 34,000 टन आलू का आयात करेगा। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। फरवरी की शुरुआत में सकारात्मक रुख दिखाते हुए विदेशी निवेशकों ने पहले 2 कारोबारी सत्रों में भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। ताजा आंकड़ों के अनुसार उन्होंने इस अवधि में 2,053 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और 4,860 करोड़ रुपए की ऋण प्रतिभूतियां खरीदी। इस तरह भारतीय पूंजी बाजार में फरवरी में अब तक उनका कुल निवेश 6,913 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले विदेशी निवेशकों ने जनवरी में भारतीय ऋण बाजार में 19,800 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो पिछले 6 साल से ज्यादा की अवधि में सबसे बड़ी मासिक आवक थी। लेकिन जनवरी में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 25,743 करोड़ रुपए निकाले थे। विदेशी निवेशकों ने 2023 में भारत के शेयर बाजार में कुल 1,71,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि ऋण बाजार में पिछले साल उनका कुल निवेश 68,663 करोड़ रुपए रहा। इस तरह पिछले साल भारत के पूंजी बाजार में कुल विदेशी निवेश 2,40,000 करोड़ रुपए रहा। And we are having our first caller of the day, Amit from Mumbai. Amit, welcome to Market Mantra. Please go ahead and ask your question. सर थैंक यू। सर मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में CAGR एक कंसेप्ट है, उसका मतलब क्या होता है? यदि CAGR 15-18 रहेगा तो किसका मतलब अच्छा ये है, क्या वो अच्छा है? और मल्टी कैप ICICI का अभी फिलहाल जो NFO आया है वो अच्छा है क्या? मैं होल्ड करूं या रेडियो पे सुनूं? No, you can listen on to the radio set. Please disconnect. Yeah, Dhirendra, please go ahead. ये जो CAGR है ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। ये अगर आसानी से समझने के लिए कहा जाए तो ये एनुअलाइज रिटर्न क्या है ये दर्शाता है। और ये समझिए कि बैंक में जो आपको सालाना रिटर्न मिलता है उसका इक्विवेलेंट है। लेकिन चूंकि बैंक, इसका मतलब ये है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का CAGR 10% है तो पिछले 5 साल में ये 10% का सालाना कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। 20% है, 18% तो उस तरह का रिटर्न है। ये अच्छा है या बुरा है ये पता नहीं है, क्योंकि ये तुलनात्मक तौर पे ऐसा संभव है कि ये 18% उसी अवधि में अगर अपने बेंचमार्क से कम है तो ये निराशाजनक है। अगर ये लंबी अवधि में
अगर ये अपने बेंचमार्क के रिटर्न से ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा रिटर्न कहा जाएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको निश्चित आमदनी की गारंटी नहीं होती है, तो यही रिटर्न, और ये सब कुछ पास है, भविष्य में ऐसा मिलेगा कि नहीं इसका भी ये कोई एश्योरेंस नहीं है। और तो मेरी सलाह होगी कि आप इसको केवल एक फास्ट रिटर्न के तौर पे देखें, और लंबे समय का रिटर्न, अगर इस तरह का रिटर्न है तो जनरली स्पीकिंग ये अच्छा रिटर्न कहा जाए। और आमतौर पर मेरी सलाह होती है, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी के बारे में पूछ रहे हैं, आमतौर पर मेरी सलाह होती है कि किसी फंड को जरा समय दीजिए, क्योंकि नया फंड, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, और जिस दिन ये इशू बंद होगा उसके बाद जब ये अलॉटमेंट होगा तब भी ये पैसा इन्वेस्ट होगा, उसके पहले ये पैसा कैश फंड में पड़ा रहेगा। तो अभी आपका फंड अगर अभी खुला हुआ है तो बंद होने तक, अलॉटमेंट होने तक ये पैसा काम नहीं करेगा। मेरी सलाह होगी कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बहुत सारे अच्छे फंड हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनका कंजर्वेटिव ओरिएंटेशन के बावजूद बहुत अच्छा रिटर्न है, जरूर उसमें से कोई किसी का चुनाव कीजिए और उसमें निवेश कीजिए। जी, अगले कॉलर हैं कोलकाता से विकास। विकास, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। विकास जी नमस्ते मार्केट मंत्रा। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछें। एसबीआई लार्ज कैप और मल्टी कैप 6 साल है जो मैंने इन्वेस्ट किया और रिटर्न भी अच्छा आ रहा है, और दूसरा कोई फंड बताइए एसबीआई छोड़ के, और बैंक के साथ ये म्यूचुअल फंड का क्या रिश्ता है? जैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड देते हैं, दूसरा बैंक का कोई म्यूचुअल फंड, क्या रिश्ता है बैंक के साथ म्यूचुअल फंड का? अगर आपका जो दोनों फंड है अगर वो अच्छा कर रहा है तो मेरी सलाह आप अपना उसमें, और ये अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसका आपको असर दिख ही गया होगा। और ये समय ऐसा है जिसमें कि अधिकतर म्यूचुअल इक्विटी फंड के निवेशक निराश नहीं होंगे, सबको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इस तरह का रिटर्न हमेशा लगातार कंसिस्टेंटली आपको नहीं मिलता है। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, और खासकर जब बाजार ऐसे अपने ऊंचाई पे पहुंच जाए, जब अधिकतर निवेशकों को केवल अच्छा रिटर्न मिल रहा हो, तो उसके बाद ये अनिश्चितता का दौर शुरू होता ही है। बिल्कुल ये काल चक्र की तरह है, तो उसके लिए तैयार रहिए और बहुत ज्यादा फंड मत ऐड कीजिए। जैसे कि आपका एसबीआई का लार्ज कैप आपने देखा कि अच्छा कर रहा है। अगर आप मेरी हमेशा सलाह होती है कि ऐसे फंड का चुनाव कीजिए जिसमें कि आपका पैसा वेल स्प्रेड हो, डाइवर्सिफाइड हो। जब आप लार्ज कैप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने कहा है कि पैसा लीजिए, लेकिन केवल बड़ी कंपनी में लगाइए। और बड़ी कंपनी के लिए भी कहा जा रहा है कि पिछले दिनों बड़ी कंपनियों का अच्छा दौर नहीं चल रहा था और अब उनके अच्छे दौर की शुरुआत हो रही है, जब से विदेशी निवेशक केवल कब की भागीदारी बढ़ रही है या उनका पैसा ज्यादा उसमें लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको इसी में निवेश अपना जारी रखना चाहिए। आप पूछ रहे थे कि बैंक का म्यूचुअल फंड से क्या संबंध है। बैंक म्यूचुअल फंड एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, एक सेपरेट कंपनी है, और एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, एसबीआई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसका मालिक, उसका ओनर स्टेट बैंक है। तो स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड से एक मालिक वाला संबंध है, और एसबीआई जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी केवल एसबीआई ही ओनर नहीं है। एक फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है अमुंडी, वो दुनिया की लीडिंग एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। शायद उनका इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई म्यूचुअल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की 65% या 66% उनका स्टेक है, और बाकी जो स्टेक है वो अमुंडी के पास है, जो कि ये फ्रेंच कंपनी है। जी। Next caller is S.L. Gupta from Delhi. Welcome to Market Mantra. Mr. Gupta, please go ahead and ask your question. थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे को सिर्फ ये पूछना था, मैं म्यूचुअल फंड के मुकाबले जो है ईटीएफ में इंटरेस्टेड रहता हूँ। अगर डिफेंस और रेलवे के कोई ईटीएफ है तो उनके नाम बता सकेंगे मेरे को? नहीं, रेलवे डायरेक्टेड कोई ईटीएफ उपलब्ध भारत में नहीं है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से योगेश। योगेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। शुक्रिया आपका। सबसे पहले नमस्कार धीरेन्द्र जी को, और बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिली है। सर, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आपके डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते।
धन्यवाद। आप जो मेरा सवाल है सर, वो मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सवाल सर ये है कि अभी जो बजट की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से बहुत सारे मार्केट में लोग कुछ बातें बता रहे हैं कि ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, जबकि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या इससे प्रभावित होना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे सभी सेक्टर में डाइवर्सिफाइड होते हैं। एक तो सर ये सवाल था, और एक सवाल सर और था कि जो हम निवेश करते हैं, हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं एक बाजार में, तो क्या इसको बहुत लोग सिर्फ एक पहली सीढ़ी की तरह देखते हैं और ये साइकिल के सपोर्टिंग व्हील की तरह होते हैं जो बाद में हट जानी चाहिए, यानी कि बाद में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। तो क्या अपने आप में म्यूचुअल फंड संपूर्ण निवेश का माध्यम है इक्विटी में? जी, ये जो बजट के बाद बहुत सारा कमेंट है, तो लोगों का कारोबार है कमेंट्री देना, और वो कमेंट्री में सब्सटेंस भी होता है, क्योंकि ये सरकार की नीतियां हैं जिसका कि अभी भी हमारे कारोबार पे इसको 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तो ये स्टेटस रिपोर्ट है, आपको अपडेट मिल पाता है। इसके पहले आप जो कुछ भी सुन रहे होते तो सरकार की स्थिति क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रेंथ कैसा है, जिसकी वजह से सरकार बहुत बड़ी बोरोअर होगी या नहीं होगी, या अलग अलग सेक्टर्स की स्थिति क्या है। ये बजट में हमें काफी एक ऑथेंटिक अपडेट मिल पाता है। उसके अलावा सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं, जैसे 5-7 साल में, और इनका असर एक दिन में नहीं होता है, कुछ साल लग जाते हैं। जब कोई पॉलिसी इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसका असर होते होते समय लगता है, और कई बार वो कामयाब होता है, कई बार वो नहीं होता है। लेकिन उसके वजह से केवल आप अपने निवेश का स्ट्रैटेजी आप उस पर आपका निर्भर नहीं कर सकता है। बजट एक एलिमेंट है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे सेक्टर में बहुत सारी कम अच्छी कंपनियां होती हैं या अनसक्सेसफुल कंपनियां होती हैं। बहुत सारे घटिया सेक्टर में, जो कि इनिफिशिएंट सेक्टर है, जहां पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे भी बहुत कमाल की कंपनियां निकलती हैं, जहां पे कि जिनमें पैसा बनता है, जिनमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, वो दूसरे कंपनियों से या दुनिया भर में की कंपनियों से कॉम्पीट कर पाती हैं। तो मुझे लगता है कि केवल बजट को सुनिए और इसके आधार पर कोई बहुत स्ट्रांग, केवल इसको एक स्टेटस रिपोर्ट, एक कमेंट्री की तरह देखिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके आधार पे आप कोई अपना निवेश का डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरा कि क्या म्यूचुअल फंड अपने आप में कंप्लीट है? बिल्कुल, म्यूचुअल फंड अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन है। उसका रीजन क्या है कि म्यूचुअल फंड में 2-3 चीजें होती है जिसको हम ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। आपका इक्विटी फंड या इक्विटी लंबे समय के लिए एक अच्छा कारगर तरीका है आपके निवेश करने के लिए, क्योंकि इसी के जरिए आप महंगाई से जूझ पाएंगे, और ये इन्फ्लेशन को बीट करने वाला एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इक्विटी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको 3-4 चीज चाहिए। अच्छी कंपनी का चुनाव करें, लंबे समय का ओरिएंटेशन रखें, कई सालों के लिए आप लगाएं, क्योंकि कंपनियों में जो बदलाव होता है, या जो बड़ा बदलाव होता है, या जो बड़ा रिटर्न जनरेट होता है, वो कई समय में होता है। अगर आप एक कारोबार करें, उसमें भी कुछ साल लग जाता है उसके काम करने में, तो इक्विटी में तो ऐसा ही उम्मीद रखना चाहिए। और तीसरा कि आपके पास, और बाजार में पागलपन हमेशा रहेगा, कभी ये अचानक गिर जाएगा, कभी ये अचानक बढ़ जाएगा, और ये दोनों ही जस्टिफाइबल होगा, लेकिन लंबे समय में ये कारगर नहीं होता है। अगर आप पिछले 2-4-5 साल में ही देखें तो 2000 में जिस तरह से 1/3 बाजार गिर गया था, 2008 में बाजार 50-60% गिर गया था। तो ये बाजार में इसका जो ये उतार चढ़ाव है, बहुत अनरीजनेबल उतार चढ़ाव, उसके 2 नुकसान है। एक तो कि आप अनुचित समय पर पैसा निकाल लेते हैं, और जिसका क्या नुकसान होता है, और जब उचित समय होता है लगाने का, तब आप लगाते नहीं हैं। ये जो SIP का तरीका है, डाइवर्सिटी, और जो म्यूचुअल फंड से इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, जिसको हम कम वैल्यू अटैच करते हैं, और जो आप SIP कर पाते हैं, ये तीनों ही मुझे लगता है एक आम आदमी के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर ये 5-10 साल करने के बाद अगर आपकी और भी रुचि है, आप बैलेंस शीट पढ़ पाते हैं, आप कंपनियों के फाइनेंशियल को समझ पाते हैं, आपका पेशा ऐसा है, और आपके पास समय भी है, और ये पिछले 5-10 साल के म्यूचुअल फंड के निवेश से अगर आपको टेम्परामेंट भी बिल्ड हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे एनालिस्ट हो। टेम्परामेंट मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं कंपनियों का चुनाव करने में, कंपनियों का जो के दाम का बिहेवियर है उसको विथस्टैंड करने में, वो काफी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी अगर आप उत्सुक हैं, आपके पास समय है और इच्छा है, तो आपको इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद। जी, अगले कॉलर हैं बेंगलुरु से मानस। स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
जी धन्यवाद। और धीरेन्द्र जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशन के बारे में। तो ये थोड़ी जटिल समस्या है जो मैं फेस कर रहा हूँ, जब मैं जल्दी से समझाता हूँ। मैं लगभग 10 साल से इक्विटी में निवेश करता रहा हूँ और अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में। तो उसमें लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह, लेकिन हर कैटेगरी में जो है थोड़ा सा लार्ज कैप एलोकेशन तो होता ही है। जबकि मैं चूंकि 10 साल से निवेश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ। और इसके अलावा क्या हुआ कि पिछले साल 1 अक्टूबर को, जिसको एनपीएस दिवस भी बोलते हैं, मैंने एनपीएस में निवेश करना भी शुरू किया नियमित रूप से। तो जब मैं एनपीएस के जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं उनका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो उसमें भी लार्ज कैप एलोकेशन बहुत ज्यादा है। तो मेरी समस्या ये है कि मैं लार्ज कैप एलोकेशन कम करके ज्यादा रिस्क कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि एनपीएस तो मैं करते रहना चाहता हूँ। तो अब जब मैं लार्ज कैप में जो एसआईपी कर रहा हूँ उसको क्या मैं रोक दूं या उसको भी चालू रखूं, अमाउंट कम कर दूं या बिल्कुल रोक दूं और जो पुराना पैसा उसमें वो भी निकाल दूं, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। जी, सबसे पहले तो आप तो निश्चित करें कि आपका पूरा पैसा लार्ज कैप कितना लगा हुआ है। इसके लिए आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर में जाएं, अपना सारा पोर्टफोलियो अपलोड कर दें। स्टेटमेंट अपलोड करने से वहां पे आपको म्यूचुअल फंड के जरिए, एनपीएस के जरिए आपका 100 रुपए में कितना रुपया लार्ज कैप में लगा है, कितना मिड कैप में लगा है, कितना स्मॉल कैप में लगा है, ये आपको पता चल पाएगा। क्योंकि स्मॉल कैप में भी लार्ज कैप होता है, मिड कैप में भी लार्ज कैप और स्मॉल कैप होते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट का कितना प्रतिशत कहाँ लगा हुआ है, ये वहां पे बड़ी आसानी से पता चल जाता है। तब आप निर्धारित कर पाएंगे कि आपको किसमें कितना कम करना चाहिए। आप अपनी इच्छा अनुसार अपना एलोकेशन बदल पाएंगे। एनपीएस हमेशा ही लार्ज कैप रहेगा, क्योंकि एनपीएस के इक्विटी फंड्स का जो एनपीएस में अधिकतम पैसा जो इक्विटी में आप एलोकेट कर सकते हैं वो है 75%। और एनपीएस के सारे इक्विटी फंड के लिए ये पाबंदी है, ये निर्देश है कि उनका पोर्टफोलियो टॉप 200 स्टॉक्स नहीं होगा जो कि लार्ज कैप होंगे। इसलिए एनपीएस का इक्विटी फंड हमेशा ही लार्ज कैप। तो अब हो गया कि आप इसको कैसे अपना लार्ज कैप कम करें। अब इसको लार्ज कैप कम करने का एनपीएस में निवेश में चूंकि फेरबदल नहीं किया जा सकता है, अधिकतम उसमें 75% ही इक्विटी हो सकता है, वो लार्ज कैप ही होगा। तो आप देखें कि बाकी सारे निवेश के फेरबदल करने से इसको आप कम करें, जिससे कि आपका लार्ज कैप कम हो पाए, इसमें आप ज्यादा लग। और अगर आपको स्मॉल कैप फंड ऐसा लगाना है जो कि पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा हो, तो कुछ आप स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स देखें। क्योंकि ये जो एक्टिवली मैनेज इंडेक्स, जो एक्टिवली मैनेज फंड है, उनमें प्रावधान है कि 20%, 30%, 45% नॉन उस कैटेगरी में भी हो। जैसे मिड कैप फंड में स्मॉल कैप और लार्ज पैसा लगाने का प्रावधान, लार्ज में भी मिड कैप और स्मॉल कैप लगाने का प्रावधान। लेकिन जब कोई इंडेक्स फंड में आप निवेश करते हैं, किसी मिड कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फंड 100% पैसा मिड कैप में ही लगा। या किसी आप माइक्रो कैप फंड का आप चुनाव करते हैं तो 100% पैसा, भले ही वो 200-250 छोटी कंपनियों में लगा हो। जैसे एक हाल में 250 माइक्रो कैप फंड एक लॉन्च हुआ है, तो 250 छोटी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है, लेकिन वो 100% पैसा उसमें प्रिडिक्टेबल तरीके से आपका एक छोटी कंपनियों में लगा हुआ है। तो इस तरह के फेरबदल करके आप अपना एलोकेशन, और आप आपके रिस्क एपेटाइट है, आप समझ गए, उतार चढ़ाव के बावजूद आपको रिटर्न मिलता है और आप तैयार हैं, ये सारे निवेश के लिए निर्देश नहीं हो सकता है, लेकिन इस तरह से आप अपना एलोकेशन किसी इसमें बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका पैसा कितना, सारा पैसा ओवरऑल फंड में लगे होने की वजह से लार्ज कैप स्मॉल कैप में कितना है, जो बड़ी आसानी से आप वैल्यू सर्च ऑनलाइन से जान सकते हैं। राइट धीरेन्द्र। अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। नमस्ते। नमस्कार जी सर, मेरा सवाल है, जो 10-15 सालों से म्यूचुअल फंड में लगे हुए हैं, उनको अब क्या करना चाहिए? क्या टैक्स हार्वेस्टिंग जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट बुक करके वापस रिइन्वेस्ट कर दें, तो ये क्या अच्छी स्ट्रेटेजी होगी? और अगर समझ लीजिए मैंने फ्लेक्सी कैप में जो मेरा 30% अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो जो ऐसा माना जाता है कि जो घोड़ा बहुत दूर चुका है वो थक जाएगा, उसी में लगाने के बजाय वो री इन्वेस्ट करा जाए, उससे किसी और स्कीम में करा जाए जो आगे चलने वाली हो। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी काम करेगी? क्योंकि इन्वेस्ट तो फिर से करना ही है। और एक और सवाल था सर, रीबैलेंस आपको इनका शुरुआती प्रश्न आपको समझ में आया?
यस, धीरेन्द्र वो पूछ रहे थे कि ELSS बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन सिंस पिछले कुछ समय से इट इज गिविंग यू अ वेरी गुड रिटर्न, इज इट राइट टू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट इन ELSS और शुड यू बुक प्रॉफिट? एंड ओके, यस, नहीं, आपके जो अधिकतर इक्विटी फंड है यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिला है, और प्रॉफिट बुक करने का एक नुकसान है। ELSS में भी जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं, या टैक्स सेविंग फंड में भी, या किसी भी इक्विटी फंड से आप केवल बढ़ गया इसलिए अगर आप प्रॉफिट बुक कर देते हैं, तो एक उसका नुकसान ये है कि जो कुछ भी आप प्रॉफिट बुक करेंगे, जो जितना भी आपका मुनाफा होगा, उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपने किसी फंड में 1.5 लाख रुपए लगाया था, वो बढ़ करके आज 3 लाख रुपया हो गया है, तो 1.5 लाख रुपया मुनाफा हुआ, आप उसको बेच देते हैं। तो जो 1.5 लाख रुपए का 10% 15,000 रुपया, ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद ये आपका जो 3 लाख रुपए का निवेश है जो अभी तक बढ़ रहा था, वो पैसा निकालने के बाद अगर आप इसको दोबारा लगाते हैं तो अब आपके पास 3 लाख रुपया नहीं होगा, अब आपके पास 15,000 रुपया कम होगा, 2,85,000 रुपया, और यहाँ से 2,85,000 चलेगा। तो प्रॉफिट बुक करके दोबारा इन्वेस्ट करने का नुकसान यह है कि गेन्स का 10% आपका टैक्स में कट जाएगा। Or the same applies with, flexi cap funds also? Because yes, it applies for all equity funds. Any equity fund, and equity funds are defined as all funds which have more than 65% allocation to equity. Ji. Correct. Devanjan from Kolkata is with us. Welcome to Market Mantra, Devanjan. What is your question for today? नमस्ते मार्केट मंत्र। नमस्ते। अभी अगर SIP करना है तो HDFC और निप्पॉन कैसा रहेगा, थोड़ा सजेशन चाहिए। आप HDFC के फंड किसी खास फंड की आप इवैल्यूएट कर रहे हैं? ठीक है, शायद इनका फोन कट गया है। अगर आपको किसी भी फंड में, अगर आप पहली बार SIP कर रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आप आमतौर पे आपको शुरू करना चाहिए किसी अग्रेसिव हाइब्रिड। ये फंड 3/4 पैसा आपका इक्विटी में लगा रहता है। आप HDFC के फंड, रिलायंस के, तो बहुत सारे अच्छे फंड है, और इन दोनों कंपनियों का भी फंड अच्छा है, इनसे आप शुरुआत होनी। अगर आप थोड़ा और वेंचर सम है, अगर आपने पहले कभी निवेश किया है और उतार चढ़ा परिचित, तो किसी फ्लेक्सी कैप फंड में की, और अगर आप SIP कर रहे हैं तो, और कम से कम 2-3 साल के नजरिए से अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप नुकसान की संभावना कम हो जाती है। केवल एक चीज के बारे में आप तैयार रहें कि आपके लगाने के बाद 2-4 बार बाजार बहुत बुरी रफ्तार से गिरेगा, और उस समय घबरा के अपना पैसा ना निकाल। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से RS दहिया। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर नमस्कार। 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 मेरा धीरेन्द्र जी से क्वेश्चन है, व्हेन वी सी द वैल्यू रिसर्च साइट वी फाइंड 3 काइंड ऑफ रिटर्न्स, ट्रेलिंग रिटर्न्स, डिस्क्रीट रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स. So I want to request to explain by taking an example. If we invest 10 lakh rupees and after 5 years it has become say 30 lakh rupees, yeah, then what is the trailing return? How much is the discrete return? How much is the rolling return? Okay. If a fund, discrete return is, time period, specific trailing return, over what time period. Discrete returns are for a specific time, from this period to this period. Most of the time we'll be looking at discrete return for various, specific time period. Trailing return is 1 year, 3 year, 5 year, 10 year. If you would have invested 5 years ago, if you would have invested 10 years ago, 3 years ago, what is the return? What is the annualized return of that investment as on today? Every trailing return is as on. When it comes to discrete return, it is normally referred as, quarterly basis or annual basis. Like a fund which is 20-year-old, discrete return on an annual basis would be calendar year return going back 20 years. Rolling return is little sophisticated. Rolling return is, for example, the rolling return on a rolling 1-year return is calculated by calculating 1-year return of a fund on an everyday basis. Like a fund return, 1-year return today, then a fund returns 1 day before.
and the day before, and the day before. So on every day, one year return is calculated, and then we do an average return. Right. Rolling return is done like this, primarily to reflect that if you would have accidentally invested on any day in the past 1 year, what is for a 1 year time period, what is the likelihood of the likelihood of return that you would have derived? Dhirendra, we have paucity of time. So we have to take another story here. Global crude oil prices registered biggest weekly losses since November as negotiations advance for an agreement to pause the Israel-Hamas war in what could be a crucial step toward ending the conflict and demand growth concerns from China. Brent crude oil ended the week at $78.97 a barrel and US crude finished at $74.05 per barrel. और अगली खबर पे नजर डालते हैं। आलू की ऊंची कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत से 34,000 टन आलू के आयात को मंजूरी दी है। शनिवार को भारत के दिनाजपुर से बांग्लादेश में कुल 25 टन आलू पहुंचा। इस कारण बांग्लादेश में खुदरा बाजारों में आलू का मूल्य प्रति किलोग्राम 40-45 टका से गिरकर 25 से 30 टका तक पहुंच गया है। That's it in this edition of Market Mantra. Thank you, Dhirendra, for joining us. And before we close, let's look at the headlines once again. FPI's investment in debt market jumped to over 6-year high at nearly 20,000 crore rupee in January. Global crude oil prices register biggest weekly decline since November. And Bangladesh to import 34,000 tons potatoes from India. And that's it in this edition of Market Mantra. Till tomorrow 6:30 p.m. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.